न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, मानहानि के मामले में सजा के बाद गई लोकसभा सदस्यता। हालांकि अभी कोर्ट के फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने का विकल्प है, जिस पर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की सजा और सदस्यता रद्द होने पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। न्यूज नाइट में जानेंगे कि क्या कहता है कानून, आखिर क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता और अब क्या है विकल्प। होगी चर्चा न्यूज नाइट में। साथ ही क्या रही संसद की कार्रवाई के साथ ही देश, दुनिया और खेल जगत की भी कई खबरें होंगी। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा पाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका। लोकसभा सचिवालय ने खत्म की राहुल की लोकसभा सदस्यता। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा फैसला कानून के मुताबिक, सरकार का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने कहा राहुल को फंसाया गया। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर। मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी को बताया ओबीसी समाज का अपमान। जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी। राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी समाज का किया अपमान। ओबीसी वर्ग से जुड़े तमाम मंत्रियों, सांसदों और नेताओं ने भी राहुल को घेरा, की माफी की मांग। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दी काशीवासियों को सौगातें। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कैंट स्टेशन से गुदौलिया के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास। कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी से जुड़ी परियोजनाओं की भी शुरुआत। कहा काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में। वाराणसी में पीएम मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। टीबी मुक्त पंचायत पहल और परिवार पर केंद्रित देखभाल मॉडल की शुरुआत। कहा काशी टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक संकल्पों की दिशा में नई ऊर्जा का करेगी संचार। भारत के प्रयासों को बताया टीबी के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का नया मॉडल। दूसरे हफ्ते भी नहीं चल सकी संसद, दोनों पक्षों में गतिरोध कायम। बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी, विपक्ष करता रहा जेपीसी की मांग। लोकसभा में हंगामे के बीच ही पास हुआ वित्त विधेयक। वित्त मंत्री ने बताया पेंशन से जुड़े मामलों पर विचार के लिए सरकार ने बनाई है समिति। कर्मचारियों के हितों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए देगी सुझाव। विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए सरकार उठाएगी सभी कदम, विदेश मंत्रालय ने दिया भरोसा। भगौड़े अपराधी अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगी है एजेंसियां। कहा भारतीय मिशनों पर हंगामे के मामले में आश्वासन की जगह एक्शन देखना चाहता है भारत। और यूएपीए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 2013 का अपना ही पुराना फैसला पलटा। कहा किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंधित संगठन का केवल सदस्य होने पर ही यूएपीए कानून के तहत की जा सकती है कार्रवाई, जरूरी नहीं कि कोई अपराध किया ही हो। गृहमंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में की नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा देश को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये किसी सरकार की नहीं बल्कि जन जन की लड़ाई। 1235 करोड़ रुपए के जब्त किए गए 9,298 किलोग्राम मादक पदार्थों को किया गया नष्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी का ये कोई पहला मामला नहीं है बदजुबानी का। मानहानि केस में बुरे फंसे राहुल, पहले हुई 2 साल की सजा, अब गई लोकसभा की सदस्यता। क्या होगा वायनाड सीट पर उपचुनाव? मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट से सजा पाने के बाद राहुल गांधी को एक और झटका लगा है।
ये झटका है लोकसभा की सदस्यता से जुड़ा। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर रद्द कर दी गई। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत के फैसले के परिणाम स्वरूप केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी की सदस्यता दोषी साबित किए जाने की तारीख से रद्द की जाती है और वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं। इस फैसले का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सांसद नहीं रहे और अब वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैसे सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। अगर राहुल गांधी की सजा के फैसले पर ऊपरी अदालतें रोक लगा देती हैं, तो सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर राहुल अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह 6 साल के लिए अयोग्य रहेंगे। दरअसल मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयानबाजी की थी। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस मामले में राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है और कहा है कि ये फैसला कानून के मुताबिक हुआ है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है, उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। अगर कोई भी 2 और 2 वर्ष से ज़्यादा कन्विक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। Whatever happened to Rahul Gandhi today, that is a very common practice. In last almost 10 years, more than, at least not more than 8 people have been disqualified, 2 have resigned after the incident came out. Why they are making so much of hue and cry, I don't understand. अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। देश के संविधान के आगे, कानूनों के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो छोटे लोग हों। आज जो भी वो कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या नहीं, ये उनको 2019 से लेके अभी तक इतने तारीखें पड़ी हैं, इतने बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे था, उनके वकीलों के पास था, वो बताते कि वो क्या करना चाहते थे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी को ही फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया तो डेमोक्रेसी की हत्या है। और आपने क्या सच बोला? आप तो गाली दे रहे थे। क्या सारे मोदी चोर हैं? इस देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लोग होंगे जो मोदी सरनेम रखते हैं और अधिकांश पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं। क्या सारे लोग चोर हैं? यही आपका सत्य है या यही गांधी की अहिंसा है? तो देखिए, पहले बोल देने से नहीं होता है कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि फैसले के बाद तुरंत सजा का प्रावधान है। बीजेपी के मुताबिक अध्यादेश फाड़ने वाले खुद उसकी चपेट में आ गए हैं। पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत
उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जानकारों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। फिलहाल तो राहुल की सदस्यता चली गई है और अब इंतजार है ऊपरी अदालत के फैसले का कि क्या वो सजा को रोकती है या फिर सजा बरकरार रखी जाती है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व सांसद राहुल गांधी अपने भाषण की लय में ये भूल गए कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकता है। हालांकि अपने बयानों पर पहले भी विवादों में घिरते रहे हैं राहुल गांधी इस मामले में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के दोषी हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान को ओबीसी अस्मिता का अपमान बताया है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी इस मामले में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के दोषी हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान को ओबीसी अस्मिता का अपमान बताया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ओबीसी नेता राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका अहंकार बड़ा और समझ छोटी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। एक अन्य ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी के तमाम ओबीसी मंत्रियों, सांसदों और नेताओं ने भी इस मामले में सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है और उन्हें हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश के लोकतंत्र को अपमानित। पिछड़े वर्ग के भाई के मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया। भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। पूरा ओबीसी समाज को उसने जिस तरह से अपमानित किए हैं और इसके लिए कोर्ट ने, अब मालूम है 2 साल की जो सजा सुनाई थी, जामीन हो गया अलग बात है, लेकिन पूरा देश के ओबीसी समाज से वो माफी मांगना चाहिए। देश भर में ओबीसी समाज के लोग आज नाराज है क्योंकि एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आया हुआ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से क्यों आपको ये आपत्ति है। पूरा ओबीसी समाज आने वाले दिनों में ये कांग्रेस पार्टी को जरूर हम सबक सिखाएंगे। हालांकि ओबीसी समाज के अपमान के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और बैकवर्ड क्लास का इंसल्ट। कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने विजय चौक पर विरोध मार्च निकाला। वहीं लोकसभा से अयोग्यता के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन तथ्यों पर आइए एक नजर डालते हैं। आखिर क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता? कर्नाटक में 2019 में चुनावी रैली में एक भाषण दिया जिसमें मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की और उस टिप्पणी के सिलसिले में सूरत कोर्ट ने ठहराया है दोषी। ये मामला मानहानि का था। मानहानि से जुड़े मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई और इस सजा के तहत ही सजा के साथ 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। किस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है, आइए उसको भी देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराया जाता है, ऐसे में और अगर दोषी को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो ऐसा होने पर सदन का सदस्य रहने के योग्य नहीं रह जाएगा वो जनप्रतिनिधि। ये संसद और विधानसभाओं सब में लागू है। वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा। ये कहता है कानून। रिहाई के 6 साल बाद तक वो चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा। वो यानी कि 6 साल के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था, यानी कि ऊपरी अदालतों में उस सजा को लेके जाया जा सकता है, उस पर अपील की जा सकती है, तब तक सदस्यता नहीं जाने का प्रावधान था। लेकिन जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में तब्दीली की, इस फैसले को बदला और वो मामला था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का। इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए जनप्रतिनिधि अयोग्य होगा। सदस्यता तुरंत खत्म होने के फैसले को पलटने के लिए आपको भी याद होगा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी और उस अध्यादेश में कहा गया था कि अगर ऊंची अदालत में मामला विचाराधीन है तो सदस्यता नहीं जाएगी। इसके बाद मीडिया में सुर्खियां बटोरी 2013 की उस घटना ने, जो प्रेस क्लब में हुई, जब इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इसे पूरी तरह बकवास कहकर उस अध्यादेश को बाकायदा फाड़ा था। सुर्खियां बटोरता हुआ वो दृश्य आज सबको याद आता होगा, क्योंकि इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पर जोर नहीं दिया और अध्यादेश अगर पास हो गया होता 2013 में तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज नहीं जाती। आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह साजिश है। उसमें एक नजर डालते हैं कि 2013 के बाद जब ये कानून में ये फैसला ये एक तरह से बदला सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से किन किन राज्यों में किन किन एक तरह से जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। इसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से। 9 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। राशिद मसूद कांग्रेस के हैं, 2013 में मामला था भ्रष्टाचार का। बजरंग बी सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, मामला रहा लाभ का पद, ये 2015 में इनकी सदस्यता गई। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के 2023 में मामला पुलिस पर हमले का था जिसमें सदस्यता गई। वहीं अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के ही 2020 में गलत उम्र का हलफनामा देने की वजह से इनकी सदस्यता गई। और इसी के साथ आजम खान समाजवादी पार्टी के भड़काऊ भाषण पर 2022 में आजम खान की सदस्यता भी रद्द की गई थी। विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी के 2022 में मामला मुजफ्फरनगर दंगे का था। खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी से 2022 में मामला फर्जी मार्कशीट का था। तो वहीं अशोक चंदेल भारतीय जनता पार्टी के 2019 का यह मामला है और मामला रहा हत्या का। तो कोई राजनीतिक साजिश नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इसमें एक तरह से उनके सदस्यों की सदस्यता गई है इस पूरे मामले में। आइए एक नजर डालते हैं दूसरे राज्य पर भी, जो तमाम अन्य राज्य हैं। झारखंड में के भगत 2015 में मामला हत्या की कोशिश का था, इनकी सदस्यता गई। अमित महतो जेएमएम के 2018 में हमला के मामले में इनको 2 साल की सजा हुई और फिर इनकी सदस्यता गई। योगेंद्र महतो जेएमएम के कोयले की तस्करी के मामले में 2018 में सदस्यता गई। इसी के साथ इनोस इक्का हत्या के मामले में 2018 में इनकी सदस्यता गई। बंधु तिर्की कांग्रेस के 2022 में संपत्ति मामले में
2 साल से ज्यादा की सजा होने पर या फिर 2 साल की सजा पर इनकी सदस्यता गई है। ममता देवी, कांग्रेस की 2022 में मामला था हत्या की कोशिश। तो ये तमाम वो मामले रहे जिनको लेकर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है विधानसभाओं में और संसद में। बिहार से भी 6 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। इसमें सबसे पहले लालू प्रसाद यादव, और जिस समय 2013 में अध्यादेश फाड़ा गया था उसके बाद की ये पहली गिरफ्तारी थी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को एक तरह से उनकी सदस्यता गई। जगदीश शर्मा आरजेडी के ही 2013 में, ये भी चारा घोटाले के मामले में इनकी सदस्यता गई। अनिल कुमार साहनी आरजेडी के 2022 में, मामला जालसाजी का। अनंत सिंह आरजेडी के ही, मामला हथियार की तस्करी के मामले में इनकी सदस्यता गई। राजवल्लभ यादव आरजेडी के 2018 में, मामला बलात्कार का। इलियास हुसैन आरजेडी के 2018 में, इनका मामला भ्रष्टाचार का था। तो ये कहना कितना तर्क से भरा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। तमिलनाडु में 4 विधायकों की सदस्यता गई है। इसमें जे जयललिता, हम सभी को याद है, स्वर्गीय जे जयललिता AIADMK की 2000 में भ्रष्टाचार के मामले में, 2014 में भी इसी मामले में उनकी सदस्यता गई थी। साथ ही TS सेल्वागनपत्ती AIADMK के 2014 में इनका भ्रष्टाचार के मामले में गई। वहीं P बालाकृष्ण रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के 2019 में आगजनी के मामले में इनकी सदस्यता गई। केरल में भी 4 विधायकों की सदस्यता गई है। P जयराजन CPM के 2001 में चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के मामले में इनकी सदस्यता जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ली गई। PC थॉमस कांग्रेस के 2006 में, मामला भड़काऊ भाषण का। KM शाजी मुस्लिम लीग के 2016 में, मामला था भड़काऊ भाषण का। और A राजा CPM के 2023 में, मामला था चुनाव में धांधली का। तो 2013 के बाद से वहीं हरियाणा में भी एक विधायक की सदस्यता गई है, प्रदीप चौधरी कांग्रेस के 2021 में, मामला दंगों में शामिल होने का। तो हम देख सकते हैं कि 2013 के बाद से जिस कानून में जो एक तरह से बदलाव हुआ, उसके बाद से लगातार किस तरह से तमाम राज्यों में विधानसभाओं में और तमाम सांसदों की भी सदस्यता रद्द की गई है। आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है, राहुल गांधी को महंगी पड़ी बदजुबानी। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। रामकृपाल सिंह हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। तो रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, क्या ऐसा लगता है कि लगातार राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से कई ऐसे मामले दर्ज होते गए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है। जिस तरह से राहुल गांधी को अपने ही बयान पर सूरत कोर्ट, सेशन कोर्ट से एक सजा मिली और सजा पर सदस्यता के जाने ने एक बार फिर पीछे लोगों को लेके गई कि किस तरह से राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ा था। आज उसका अंजाम राहुल गांधी खुद भुगत रहे हैं। देखिए, आपने जितना गिनाया 2013 से 23 के बीच में 10 सालों में कितने विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है, तो ये जो कुछ भी कल जो अदालत ने फैसला दिया था और उसका डिटेल जजमेंट आज आया हुआ है, तो वो बिल्कुल सही था, एक्सपेक्टेड था। उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। जैसा कि आपने कम से कम 30 से ऊपर मामले गिनाए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था। इससे किसी पार्टी का फायदा है या नहीं, वो मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। कानून ने अपना काम किया और जैसा कि इसमें था, इस कानून में है कि जैसे ही ये फैसला आएगा, इप्सो फैक्टो उस व्यक्ति की सदस्यता चली जाएगी। ये चली गई थी सदस्यता कल ही, चूंकि पार्लियामेंट नियम कानून से बधी है और आज पार्लियामेंट चली, इसलिए उसका एक सूचना जो कि वैधानिक रूप से जरूरी होता है, उसकी सूचना दी गई है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने उनको आज हटाया है। ये तो कल ही जो कि कानून है उसके तहत जैसे ही सजा सुनाई जाएगी उसी क्षण सदस्यता चली जाती है। अब रही बात आगे की, जिस तरह से इस पे राजनीति हो रही है, देखिए मैं लीगल एस्पेक्ट एक कहता हूं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के बयान के लिए माफी मांगी और एक लॉ में कहा जाता है कि अगर एक बार आपने अपराध स्वीकार किया, माफी मांगी, तो दोबारा अगर आप वो हरकत करते हैं तो कोर्ट ये मानेगी कि आप
हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये नियम है। तो जो अदालत ने फैसला दिया है मैक्सिमम 2 साल का, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि आप ये पहले भी कर चुके हैं और कई अदालतों में, वो तो चलिए जो मामले चल रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक जगह आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। दूसरी बात, जो कल अदालत में प्रोसिक्यूशन का जो तर्क था, उसका तर्क ये था कि संसद कानून बनाती है, सांसद इस देश में कानून बनाते हैं। अगर कानून बनाने वाला ये कहे कि मुझे कानून का पता नहीं, जिसने खुद कानून बनाया है और वो उसका पालन नहीं करता है, तो ये बताइए, ये जो मैक्सिमम पनिशमेंट है अगर उसको नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? एक गांव के वो किसान को जो बेचारा कानून नहीं पढ़ा है या उसने कानून नहीं बनाया है। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं तमाम की, ये है, मेरा कहना है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो भी राहुल ने किया दोबारा माफी मांगने के बाद, दोबारा जिस तरह का उनका ये भाषण रहा है, उस पर निश्चित रूप से उनको कोई आधार बचने का नहीं था। और मैं आगे की कोर्ट में कह रहा हूं, हो सकता हो जाए, लेकिन कोई भी अदालत इस बात को जरूर देखेगी कि इस कानून के तहत इतने लोग हटाए गए हैं, तो राहुल के गांधी जी को क्या उसमें कोई रियायत मिलती है, नहीं मिलती है, मैं नहीं जानता। तो ये जो मेरा ही कहना है कि पॉलिटिकल लड़ाई को छोड़ दीजिए, लीगल उसमें राहुल जी के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतने का कोई आज की तरफ में आधार नहीं। रामकृपाल जी, ये एक कानून के तहत, जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत एक कोर्ट ने कार्रवाई की है, फिर आखिर क्या वजह है कि पूरा कांग्रेस इस समय इसको सीधे सीधे इस तरह से जोड़ के देख रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरी साजिश की गई है? हालांकि साजिश जब राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस कह रही है, तो उसमें शायद कांग्रेस भूल जा रही है कि कई ऐसी टिप्पणियां अभी भी मौजूद हैं जिस पर कार्रवाई के तौर पर एक तरह से अदालतों में वो मामला चल भी रहा है, चाहे वो सावरकर पर टिप्पणी हो, आरएसएस पर आरएसएस का मानहानि का दावा हो। ऋतु जी देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं, ये फैसला अदालत से आया है, और जो लोग बार बार कहते हैं कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, किसी तरह की अगर कोई बात कही जा रही है कि दबाव में है ये, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मैं बता रहा हूं इसको। और आज देखा होगा आपने कि एक शायद गहलोत जी के किसी बयान को लेकर के बाकायदा नोटिस दिया गया है जी। ये अदालत पर इतने मामले हुए हैं जिसमें चला गया, और वो सारा केस देखिए, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई एविडेंस जुटाना है, एविडेंस साफ है। जो उन्होंने कहा था वो ऑन रिकॉर्ड है, एक लाइन का है कि सारे ठग मोदी क्यों होते हैं। ये देखिए एक सामान्य सी बात है, जो सार्वजनिक पद पर हैं, जो कानून बनाते हैं, अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो अदालत अपना काम करेगी। अदालत के सामने न किसी के प्रति कोई सॉफ्टनेस इसमें रखने का कोई वो है, न किसी के प्रति दुर्भावना का। वो कानून के हिसाब से चलती है, और कानून के हिसाब से जो हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई सड़क पर लड़ी है, वो जनता फैसला करेगी, वो अलग बात है। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता भी दिखाई देती है, जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल या फिर बयान ऐसे जारी कर देने जिनमें उन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता कि वो शायद अपने बयान से किसी समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकते हैं? ऑब्वियस है। देखिए ऋतु जी, जब वो सुप्रीम अदालत में जा करके कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो इसका मतलब कि आपने ये बोल करके कि चौकीदार चोर है, आपने गलती की थी ना, तो फिर उसके बाद इस तरह का बयान देना, जो बयान दिया गया है, कॉमन सेंस की बात है। मेरा सिंपल इतना कहना है कि इस देश में अदालत है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हिंदुस्तान में लोक सत्ता है। कुछ लोग अभी प्रजातंत्र कहते हैं, मैं प्रजा शब्द से बहुत एलर्जी है मुझे। ये लोक सत्ता है, यहाँ कोई राजा और प्रजा नहीं है, ये लोक सत्ता है, लोकशाही है, और संविधान का जो सबसे बड़ा अधिकार जो सत्ता का है वो जनता के पास है।
रामकृपाल जी, इसके कुछ कानूनी पक्ष भी हैं। हालांकि कानूनी पक्षों पर भी हम हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास इस तरह का विकल्प था कल इस सजा के आने के बाद कि वो इस पर आगे की क्या कार्रवाई करते हैं, जो तमाम सवाल अब उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ संजय के चड्ढा भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। गुड इवनिंग जी संजय राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, कांग्रेस के पास किस तरह के विकल्प अभी भी मौजूद हैं इस सजा के बाद, सदस्यता जाने के बाद? देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस की बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी की बात करते हैं, तो इनके पास विकल्प खास नहीं मौजूद था। 2019 से केस चल रहा था, उसमें भी कर सकते थे, और पता नहीं इन्होंने कैसे लाइटली ले लिया। देखिए, अभी क्या है कि इनको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट के आने के बाद ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो नो डाउट इनके पास अभी विकल्प है, कानूनी विकल्प है, जिसके हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि इनको पहले अपील करनी पड़ेगी सेशन कोर्ट में, ठीक है। फिर वहां से अगर कुछ नहीं होता तो फिर ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसके अगर ये डायरेक्ट चाहे हाई कोर्ट आना, तो ये पॉसिबल नहीं है, इनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोसीजर के इनके पास समय ये 30 दिन का है। बिल्कुल, देखिए अभी तो इनके पास 30 दिन का है, लेकिन ये काम शायद पहले अगर कुछ कर लिया। तो कि कांग्रेस पार्टी की हम जब बात करते हैं, तो कांग्रेस में पार्टी में वकीलों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी फेरिश जो है हमें लगता है बड़े वकीलों की, वो कांग्रेस पार्टी में। तो हमें नहीं लगता कहाँ कैसे इन्होंने लाइटली ले लिया इस मैटर को, क्योंकि मैटर बहुत संगीन था। और जब हम किसी समाज के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक्सपेक्टेड था, और चाहते राहुल गांधी साहब तो माफी मांग करके इस चीज को खत्म कर सकते। देखिए, बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे मिस्टेक्स की है पास्ट में, और माफी मांग लेते। चाहे वो आप आम आदमी के, चाहे केजरीवाल साहब को देख लीजिए, उन्होंने भी ऐसा आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को माफी मांगी। तो ये डिपेंड करता है, लीडरशिप पे डिपेंड करता है, एडवाइजरी पे कैसे होता है। लेकिन हाँ, लीगल प्रोसीजर में अभी इनके पास सेशन कोर्ट से करना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। आपका मानना है संजय जी कि कल इनके पास ये वकील था, कांग्रेस के पास पूरी एक फौज है बेहतरीन वकीलों की, तमाम मामलों पर हमने देखा कि किस तरह से वो अदालत में खड़े होते हैं, फिर ये चूक हुई है कांग्रेस से, जिसमें कि राहुल गांधी की सजा के बाद अपील नहीं की गई? बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि चूक तो नहीं बोलेंगे इसको। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो, या हो सकता है शायद अंदाजा ना हो कि ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत सी चीजें होती है जब हम कोई काम करते हैं, तो डिपेंड करता है कि जो वकील उनके प्रस्तुत हो रहे थे। देखिए, 2019 का केस है, तब से केस चला। ऐसी बात की जिरा एक बार नहीं हुई होगी, कई बार इस पे जिरह हुई होगी कोर्ट में, कई बार दलीलें पेश की गई होंगी, कई बार लोग वहां पे गए होंगे, इनके पक्षधार वकील जो भी इनके साइड से थे। तो आई डोंट नो कहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, इस चीज को कैसे लाइटली ले लिया। देखिए, लाइटली किसी चीज को, कानूनी चीज को नहीं लेना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया होता है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उसके नियमों को देखेंगे, तभी कहीं आप जीत सकते हैं। हमें लगता है बहुत बड़ी कांग्रेस की तरफ से चूक है। जी रामकृपाल जी, ये एक बड़ी चूक है कांग्रेस की तरफ से, या आपको लगता है कि नए राजनीतिक सलाहकार जो हैं उनकी सलाहों पर भी कुछ किया गया है? देखिए ऋतु जी, मुझे लगता है, चलिए अगर मान लीजिए इसको चूक भी कहते थे, तो कल तो चलिए जजमेंट आया था, आज का तो दिन था ना। आज कम से कम वो अदालत में वो कर सकते थे। मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा क्या मामला है। कई बार क्या होता है कि इस घटना का एक चर्चा हो रही होगी अंदर खाने की, इसका पॉलिटिकल फायदा कैसे उठाया जा सकता है, कैसे विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से है, मैं नहीं कहता हूं कि क्या चल रहा है वहां, लेकिन जैसे इसको डिले किया गया, अगर कम से कम आज सवेरे मूव कर गए होते कोर्ट में, जैसा कि हमारे विद्वान वकील कह रहे थे, सेशंस कोर्ट में जाते और वहां पे क्या होता, नहीं होता तब एक अलग की बात थी। लेकिन एक मौका था कि आप जाते। तो हालांकि कानूनी विकल्प अभी भी राहुल गांधी के पास है, सेशन कोर्ट में जाने का और फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाने का। हालांकि ये पूरी कानूनी लड़ाई भी थोड़ी लंबी है। देखना ये होगा कि कांग्रेस आगे क्या तय करती है। कांग्रेस मुख्यालय में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में
देश के हर पल कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश निराशा के साए से उबरा है और अब अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम जोड़ रहा है। पीएम ने आज संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास शामिल है। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में वाराणसी में हुए विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। पीएम ने कहा कि आज केंद्र और यूपी में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि लोग भले ही उन्हें प्रधानमंत्री बोलें, वे खुद को उनका सेवक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों को चश्मे का वितरण किया। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलाया जा रहा है। पीएम ने बैंकों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऋण लेने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों, सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं और विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी संवाद किया। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्टॉप टीबी सहभागिता करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मार्च 2018 में नई दिल्ली में टीबी उन्मूलन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2025 तक तपेदिक यानी टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का आह्वान किया था। Yes, we can end TB.
टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। टीबी हारेगा, दुनिया जीतेगी। घातक बीमारी टीबी को खत्म करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास जारी हैं। दुनिया के देशों ने इसके खात्मे के लिए जहां साल 2030 का लक्ष्य रखा है, वहीं भारत 2025 तक इसे हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार इसके लिए योजनाओं को लागू कर रही है। निक्षय मित्र पहल भी इसमें से एक है। प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट में कहा कि इसके तहत सरकार ने 2018 में टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जिस तरह से भारत ने नई सोच और दृष्टिकोण के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो अभूतपूर्व है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। पीएम मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के अलावा एक संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार का आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों को प्रमाण पत्र, पदक और राशि देकर पुरस्कृत किया। पीएम ने टीबी रोगियों की पहचान और उपचार के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। आज टीबी के इलाज के लिए 80% दवाएं भारत में बनती हैं। भारत की फार्मा कंपनियों का यह सामर्थ्य टीबी के खिलाफ वैश्विक अभियान की बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगा भारत के ऐसे सभी अभियानों का, सभी इनोवेशंस का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, इन सारे प्रयासों का लाभ ज्यादा से ज्यादा देशों को मिले। पीएम ने यह भी कहा कि टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग और उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए भी देश भर में प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दूसरे हफ्ते भी संसद नहीं चल सकी। दोनों पक्षों में गतिरोध कायम रहा। बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी रही तो विपक्ष जेपीसी की मांग करता रहा। लोकसभा में आज हंगामे के बीच वित्त विधेयक पास हुआ। प्रश्न संख्या 241। संसद के दूसरे हफ्ते में भी दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और राहुल गांधी के बयान के मुद्दे और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी मांग को लेकर नारेबाजी होती रही। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। मेरा आग्रह सदन चले। सदन न चलने से मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन चाहे तो सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भारी शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया और सदन ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि एक महत्वपूर्ण फैसले में पेंशन से जुड़े मामलों पर विचार के लिए सरकार ने केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो कर्मचारियों के हितों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अपने सुझाव देगी। National pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into this issue of pensions
and evolve an approach which addresses the needs of the employees. फिजिकल प्रूडेंस को भी और कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखकर इसमें सब सुझाव लिए जाएंगे और रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार को भी इससे गाइडेंस मिलेगी और साथ ही साथ राज्य की सरकारों को भी इससे गाइडेंस मिल सकती है। राज्यसभा में हिडनबर्ग मुद्दे पर नियम 267 के तहत सभापति को 14 नोटिस प्राप्त हुए। हालांकि सभापति ने नियम सम्मत नहीं होने की वजह से किसी भी स्थगन प्रस्ताव नोटिस को मंजूरी नहीं दी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। I can assure you, as and when there will be a notice fully compliant with the requirement of Rule 267, it will for sure receive my earnest consideration and a deliberated response. In this situation, I am helpless and cannot accede to the request. दोपहर बाद भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी जारी रही और सदन की कार्यवाही को पहले 3:30 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि सदन न चलने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। पार्लियामेंट न चलाने देने का जिम्मेदारी उनका है। एक तो राहुल गांधी माफी नहीं मांगा है, चेयर के पार्लियामेंट के अपमान करते हुए माफी नहीं मांगा है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी है। ऋषि कुमार, राजेश राज और विकास सारथी के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से सफर तय किया है। आंकड़ों को देखें तो 2016-17 की तुलना में 2021-22 में देश में कैशलेस लेन देन 5.5 गुना बढ़ चुका है। 22 मई 2016 को प्रसारित मन की बात के अंक में पीएम मोदी ने लोगों से नकदी रहित लेन देन को अपनाने की अपील की थी। अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है, हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ, तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। मंत्रालय का कहना है कि भगोड़े अपराधी अमृतपाल को पकड़ने के लिए एजेंसियां लगी हुई हैं। सरकार का कहना है कि भारत भारतीय मिशनों पर हंगामे के मामले में आश्वासन की जगह एक्शन देखना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विवादित कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक को भारत वापस लाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान जाकिर नायक की ओमान यात्रा से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये बात कही। नफरत फैलाने और धन शोधन के आरोपों के बीच जाकिर नायक 2016 में देश से चला गया था। वो कई गैर कानूनी वारदातों में आरोपी है। Zakir Naik is an accused in numerous cases in India. He is a fugitive from justice. We have taken up the matter with the government of Oman, with the Omani authorities, and we will continue to take all necessary measures to bring him to face justice in India. भगोड़े आरोपी अमृतपाल से जुड़े एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे पकड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर कुछ तत्वों द्वारा प्रसारित भ्रामक दुष्प्रचार का शिकार न हो। Authorities in Punjab are undertaking operations to nab a fugitive. Information regarding that operation is being shared by authorities concerned in Punjab on a regular basis. We would urge people abroad not to be taken in by inaccurate and motivated narratives that are being circulated by some elements on social media. लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशन के सामने उपद्रव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आशा जताई कि इसके पीछे जिम्मेदार लोगों पर वहां की सरकारें कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इन मामलों में आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन होते देखना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो राज्य के लोगों को तमाम विकास की सौगातें देंगे। कर्नाटक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चिक्कबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अव्यवसायीकरण के विजन के तहत किया गया है। यह संस्थान मेडिकल शिक्षा और सभी के लिए चिकित्सा सेवा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023 से काम करना शुरू करेगा। इसमें 100 MBBS सीटों पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। यह कर्नाटक के लोगों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। 350 से अधिक बिस्तरों वाला श्री सत्य साई सरला मेमोरियल अस्पताल भी इस संस्थान का हिस्सा है। We are so very excited and happy that our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is coming here tomorrow morning to inaugurate the new institution, Sadhguru Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, which is the first of its kind in imparting completely free of cost medical education, residential education, all boarding, lodging, all the educational equipment, books required, completely free of cost. प्रधानमंत्री विश्वेश्वरैया संग्रहालय भी जाएंगे। ये शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी मुद्देनहल्ली में विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। हमारा फैमिली बहुत एक्साइटेड है। खाली हमारा फैमिली नहीं, पूरा गांव एक्साइटेड है कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इधर, मोदी जी ने, और हमको उसको धन्यवाद और शुक्रिया देने का है कि वो आ रहा है, इतना दूर आ रहा है सर एम विश्वेश्वरैया के बर्थ प्लेस में मुद्देनहल्ली में, और समाधि और म्यूजियम देखने के लिए। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड कादुगोड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो लाइन आवागमन को और आसान बनाएगी और शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी।
25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के वाइटफील्ड मेट्रो स्टेशन से केआरपुरम मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मेट्रो सेवा में 12 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये रैली भाजपा द्वारा कर्नाटक में 4 अलग अलग दिशाओं से चलाई गई विजय संकल्प यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में हो रही है। नीरज सिंह और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ये किया, बट नो हैंड वॉश। जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और आइए एक नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में देश की अन्य बड़ी खबरों पर। और मुझे दीजिए अनुमति, न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता पर अपने ही 12 साल पुराने फैसले को गलत करार दिया। जस्टिस MR शाह की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 2011 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि यदि कोई प्रतिबंधित संगठन का सदस्य है तो उसे अपराधी मानते हुए UAPA के तहत कार्रवाई की जा सकती है, यानी उसके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 8 फरवरी को रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई शुरू की थी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट संजय पारिक को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने लंबित है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान ने देर रात एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश की। डेरा बाबा नानक स्थित BSF की मेटला चौकी पर गश्त कर रहे BSF के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन की हरकत देखकर 54 राउंड फायरिंग की। BSF ने इसके बाद सुबह तलाशी अभियान के दौरान 5 पिस्तौल, 10 मैगजीन बरामद की। उल्लेखनीय है कि भारतीय सीमा पर पाकिस्तान के ड्रोन लगातार घुसपैठ का प्रयास करते रहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में SC/ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 15 से बढ़ाकर 17 करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 3 से बढ़ाकर 7 किए जाने का प्रस्ताव है। कर्नाटक सरकार ने इस सिलसिले में कल केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यूपी में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आरोपी शुआर्ट्स के वाइस चांसलर RB लाल, निदेशक और अन्य कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि ये आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की मदद के नाम पर धर्मांतरण कराते थे। देश के नागरिकों को सीधे संसद में जनहित याचिका दाखिल करने का अधिकार दिए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट अपनी ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदियों को संबंधित अदालतों में 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा है।
2020 और 21 में क्षमता से ज्यादा भरी जेलों में बंद कैदियों को कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर पैरोल पर रिहा किया गया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1249 नए मामले सामने आए हैं। भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.19% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.14% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 7,927 तक पहुंच गई है। जानकारों के अनुसार XBB 1.16 वेरिएंट के कारण देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।